नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, हमने रीट L1 का लगभग संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर कर लिया है। अब हम जो पुराने प्रश्न पत्र है उनको हल कर रहे हैं और उनमें हमारा आज 2015 का प्रश्न पत्र है, उसे हम हल करेंगे। तो बिना टाइम जाहिर किए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, यदि दी गई आकृति में कोण BAC का मान कितना है? 30 डिग्री है। BAC यानी कौन सा कोण है? ये वाला कोण है। हमेशा ध्यान रखना, जो बीच में होता है ना, वो वाला कोण होता है। तो कोण A है और वो कितना है? 30 डिग्री है। तो A का मान दे दिया कितना? 30 डिग्री। A का मान कितना दे दिया? 30 डिग्री दे दिया। हाँ, और कोण ABC यानी कि जो कोण B है उसका मान कितना है? 50 डिग्री। ABC यानी ये वाला कोण, और इसका मान कितना है? 50 डिग्री। तथा कोण CDE यानी कि CDE ये वाला कोण भी हमें दे रखा है, और वो कितना दे रखा है? 25 डिग्री दे रखा है। और वैसे ये प्रश्न में दिया हुआ था, यहाँ लिखा नहीं मैंने ना, इतना तो डाटा दिया हुआ था और यहाँ भी ये लिखा हुआ था। और प्रश्न में पूछा है AED यानी कि AED ये वाला कोण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। मतलब मानो x मान लो, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब आप मेरे को बताओ ये कैसे होगा ज्ञात? सबसे पहले तो ये 30 है, ये 50 है, तो ये कितना है? ये कोण आप कहोगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 30 ये रहा, 30 और 50 हो गए 80। हमें चाहिए टोटल कितना? 180। इसका मतलब 80 तो ये है और 100 ये रहा होगा, तभी इन तीनों का योग कितना हुआ? 180 हुआ। अब ये वाला कोण, तो आप कहोगे कि सर एक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये वाला 100 है, तो ये कितना हो गया? 80 हो गया। तब जाके इन दोनों को जोड़ोगे तो हमें कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। और वैसे आपको अगर प्रमेय याद होता कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब आप इस भुजा को बढ़ा रहे हो तो ये बना बहिष्कोण, तो ये अंतराभिमुख कोण, ये अंदर वाला नहीं, इसके सामने वाला अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। देखो 30 और 50 कितने हो गए? 80 हो गए। अब हमें ये कोण चाहिए, तो एक तो डायरेक्ट ये वाला प्रमेय कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बाह्य कोण दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो जो x का मान होगा इन दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। जोड़ो, 80 + 25 कितने हो गए? 105 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन राइट है। और वैसे आप ऐसे नहीं करके ऐसे भी करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हो। ये अच्छी है और ये 25 है, तो जोड़ो कितने हो गए? 105। और ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 105 तो हमारे पास पड़ा है, तो ये कितना रहा होगा? 75 डिग्री रहा होगा। तो ये 75 और 25 100 और 80 180। अब हमें चाहिए ये x का मान। तो एक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री। तो 75 ये रहा, तो ये कितना रहा होगा? 105 डिग्री रहा होगा। तब एक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। तो आपको आप जैसा करना चाहो वैसे इसको हल कर सकते थे। आगे देखो, दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। दो सरल रेखाएं ऐसी प्रश्न में दी हुई थी, है ना, AB और CD। जैसे AB और CD कहाँ काटती है? O पर काटती है। ये लो O इनका प्रतिच्छेद बिंदु है। कोण AOC यानी कि AOC, और इसका मान दिया है, कितना दिया है? 50 डिग्री हमें दिया है। तो कोण BOC का मान हमें पूछा है। BOC यानी कि ये वाला कोण हमें पूछा है, यानी x है। अब आप बताओ AB एक रेखा है, एक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये तो 50 है और ये कितना है? 130 रहा होगा, तभी इन दोनों को जोड़ोगे कितना कितना मिलेगा? हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो x का मान कितना? 130। तो कोण जो BOC है उसका मान कितना आएगा? 130 डिग्री आएगा। ऐसे अगला देखो, किसी आयताकार खेत का विकर्ण दिया हमें। देखो विकर्ण दिया है, और कितना दिया है विकर्ण? और वो दिया है 17 मीटर। अब आयत का विकर्ण क्या होता है? वर्गमूल L² + B² बराबर कितना है? 17 मीटर। हमने पढ़ा है कि भाई आयत के जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, और आयत का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है? वर्गमूल लंबाई का स्क्वायर + चौड़ाई का स्क्वायर। तो उसका मान दिया 17। अब ये ऐसा है, इसका मतलब इसकी घात कितनी है? 1/2 है, बराबर है 17। अब ये घात 1/2 है, बराबर के उस तरफ जाएगी तो मतलब क्या बन जाएगी? इसकी घात बन जाएगी, मतलब भाग में से ऊपर चली जाएगी। तो L² + B², इसकी घात 1/2 है, तो उस तरफ जाएगी तो 17 की घात 2 हो जाएगी। तो आप कहोगे L² + B² बराबर 17 की घात 2 मतलब 289। ये हमारी बन गई समीकरण 1। दूसरा, इसमें एक और जानकारी दे रखी है
कि जो आयत का परिमाप है, आयताकार खेत का परिमाप है वो कितना है 46 सेंटीमीटर है, यानी कि परिमाप का मान दे रखा है और वो कितना दिया है 46 मीटर है सॉरी। तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है 46 दिया है सॉरी। अब 2 इसके गुणों में तो उस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी आप कहोगे L प्लस बी का मान आ गया 46 में दोगे 2 का भाग कितने हो गए 23। तो ये हमारे समीकरण 2 है। अब मैंने ये प्रश्न आपको थ्योरी जो हमने पढ़ी है ना उसमें भी ये प्रश्न करवाया है। अब आगे हम क्या करते हैं इसका वर्ग करते हैं, यानी समीकरण 2 का 2 के दोनों तरफ वर्ग करने पर 2 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब जो चीज़ करेंगे दोनों तरफ जोड़ेंगे तो भी दोनों तरफ, वर्ग करेंगे तो भी दोनों तरफ, वर्गमूल लेंगे तो भी दोनों तरफ होता है हमेशा। तो आप कहोगे L प्लस बी की घात 2 वर्ग कर रहे हैं और यहाँ 23 की घात 2, क्योंकि देखो 2 से 2 कट जाएगा, अगर काटना होता तो हम वर्ग करते ही क्यों, हमें आंसर लाना इसलिए हमने वर्ग किया है। अब L प्लस बी की घात 2 मतलब ये क्या हुआ A प्लस बी का रूप हुआ, और हम जानते हैं कि A प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो अब यहाँ है L प्लस बी तो खुलेगा तो क्या क्या हो जाएगा A की जगह L, तो L स्क्वायर B की जगह B है तो B प्लस 2LB। तो अब ये जो खुला ये क्या हो गया L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB और उसका मान 23 का वर्ग होता है 529। अब आप कहोगे सर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमारे पास पड़ा है और वो कितना है 289, तो ये आप रख दोगे 289 प्लस 2LB बराबर 529। अब ये इस तरफ है प्लस में, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, है ना 5 है, तो आप कहोगे यहाँ बचा 2LB बराबर 529 में से घटाना किसे 289 को, तो घटाओ आप 9 में से गया 9 0, 2 में से 8 जाएगा नहीं तो इसे उतार लेंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 12, 12 में से गया 8 पीछे बचा 4 और 4 में से गया 2 पीछे बचा 2, यानी कि 2LB बराबर 240। हमें चाहिए LB का मान, तो आप कहोगे LB L गुणा बी है ना, यहाँ कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब कौन है गुणा है, तो आप कहोगे 240, ये इसके गुणों में तो उस तरफ गया तो भाग में, तो 240 में दिया 2 का भाग मतलब इसका आधा कितना हो गया 120 मीटर है, तो सॉरी मीटर स्क्वायर। L गुणा बी क्या है L गुणा बी हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्र क्या आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। ऑटोमेटिकली अगर आपको विकर्ण दिया हो परिमाप दिया हो तो ऐसा प्रश्न ऐसे ही हल होगा, आपको परिमाप इसको बराबर करके इसका वर्ग करना पड़ेगा और फिर इस विकर्ण का मान इसमें हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो L गुणा बी का मान आया 120, हमें प्रश्न में पूछा क्या है इसका क्षेत्रफल, और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी तो होता है, तो ये L इंटू बी है और इसका मान कितना है 120 मीटर स्क्वायर, यानी कि 120 वर्ग मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन। आगे देखो, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। हमने पढ़ा है ये, कोई सा भी त्रिभुज ले लो आप भले, जैसे आपने कहा आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हो भाई, पाइथागोरस त्रिक आपने पढ़ा ही होगा 7वीं 8वीं क्लास में, क्या होता है पाइथागोरस त्रिक कि ये होता है 3 ये 4 तो ये 5। अब इनमें जोड़ो कि 2 भुजाओं का योग, किन्हीं 2 भुजाओं का योग, ये तो त्रिभुज है ही, समकोण त्रिभुज है एक, तो आप कहोगे 2 भुजाओं को जोड़ो तो 3 + 4 कितने हो गए 7 हो गए, और 7 तीसरी भुजा से बड़ा ही है, ठीक है। भले आप इन दोनों को जोड़ो तो 5 + 4 कितने हो गए 9 हो गया, तो ये तीसरी भुजा मतलब 3 से बड़ा ही है, ठीक है। भले इन दोनों को जोड़ो तो भी आप 3 + 5 बड़ा होगा किससे 4 से होगा, क्या है ये 8 है और 8 हमेशा क्या 4 से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो जो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव क्या होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात कितना है 27:64 है। देखो 2 घन है तो आप कहोगे एक घन ऐसा है जिसकी त्रिज्या r1 है, r1 त्रिज्या के घन का आयतन बट्टा अनुपात है मतलब क्या है भाग है, तो बट्टा r2 त्रिज्या के घन का आयतन कितना दिया है प्रश्न में 27/66। तब r1 त्रिज्या लेने और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन 4/3 पाई r, सॉरी घनों का आयतन, घन का आयतन पूछा ना, गोले का नहीं पूछा है, तो घन में कहाँ लेनी त्रिज्या, घन में तो सीधी भुजा होती है, ये भाई ना पूरा कैंसिल करो इनको, मैंने गोला लिख दिया। देखो तो घन है तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है, तो घन का आयतन होता है हमें पता है भुजा क्यूब। अब एक घन का आयतन है, मान लो एक घन है जिसकी भुजा ए है और दूसरा घन है जिसकी भुजा बी है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। एक घन है जिसकी भुजा ए है और एक दूसरा घन है जिसकी भुजा क्या है बी है, तो ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा ए क्यूब, और बी घन वाले भुजा मतलब बी घन वाले अरे बी भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा बी क्यूब,
बराबर कितना इधर दिया है, इनके आयतनों का अनुपात कितना है 27 अनुपात क्या है 67 है। ठीक है, अब 27 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ 3 की घात 3 लिख सकता हूँ और 67 को 4 की घात 3 लिख सकता हूँ, यानी कि ए क्यूब बट्टा बी क्यूब बराबर 3 की घात 3 और बट्टा 4 की घात 3। इसका मतलब क्या है, आपने घातांक के नियम में पढ़ा है ए की घात m बट्टा बी की घात m, तो इसे हम पूरे की होल पावर बना सकते हैं, तो ये बन जाएगी ए बी की होल पावर, और यानी इस तरफ भी 3 बटा 4 की होल पावर, दोनों तरफ समान घातें कट जाएगी, यानी कि जो a बटा b है वो हमारा कितना है 3 बटा 4 है। a बटा b का मान कितना कितना मिल गया 3 बटा 4 मिल गया। अब पूछा है उनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो a भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा तो 6 इंटू ए स्क्वायर, और b वाले का तो 6 इंटू बी स्क्वायर। तब आप कहोगे सर 6 से तो 6 कैंसिल आउट, और ये है ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, यानी कि ए बट्टा बी की घात पूरे की कितनी है 2 है। अब पूरे की होल पावर बना सकते हैं हम, ठीक है, तो आप कहोगे ए बटा बी का मान तो पता है कितना है 3 बटा 4 है और इसकी घात 2 है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घात 2 और 4 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब 9 और 4 की घात 2 मतलब 16, यानी कि 9 बट्टा 16, और इसे आप लिख सकते हो 9 अनुपात 16। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, मानव जीवन का। तो गणित विज्ञान होता है किसका भाई गणनाओं का विज्ञान होता है। नेक्स्ट देखो कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा, बैंकन ने तो कहा था क्या कि गणित विज्ञानों का सिंह द्वार या कुंजी है, सिंह द्वार या कुंजी है, ये बात तो कही थी किसने बैंकन ने कही थी। और हॉगबर्ग ने क्या कहा था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, इसने कहा था सभ्यता और संस्कृति के बारे में कहा था, तो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, और ये हमें पूछा है तो बी ऑप्शन राइट है। लॉग ने कहा था कि ये मन मस्तिष्क में तर्क उत्पन्न करता है, गणित ऐसा विषय है जो मन मस्तिष्क में तर्क उत्पन्न करता है। और डटर ने क्या कहा था कि ये एक ऐसा विषय है इसमें हमें कि हम क्या कर रहे हैं, सॉरी क्या नहीं, ये हमें क्या करता है भाई ज्ञान प्रदान नहीं करता है अपितु हमें शक्ति प्रदान करता है, ये बात किसने कही थी डटर ने कही थी। तो ऐसे तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि उसी ने कहा था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा सही है। अब ये आपको बताए सर्वसमीका है, तो सर्वसमीका क्या है ए माइनस बी की है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कौन सा ऑप्शन राइट है जिसमें बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह यानी कि सी ऑप्शन राइट है। ये तो भाई नहीं होगा, ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, ये इसमें नहीं आता, यहाँ बराबर का आता है, ये बराबर है लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। अगला देखो कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है, ये हमारा सवाल 2013 में भी आया था। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व होता है मानसिक, मतलब बच्चों को मतलब जैसे संख्या गिनती सिखाना, फिर वो मतलब बोल बोल के सीखते हैं, तो कैसा है मानसिक है। और फिर वो जैसे उस प्राथमिक स्तर में आएंगे तो फिर उन्होंने बताया कि गणित का उपयोग कहाँ का होता है, तो फिर गणित का जो होगा महत्व तो बदल जाएगा, पर उस प्राथमिक स्तर पर बदल के क्या हो जाएगा व्यवहारिक हो जाएगा, तो या नहीं व्यवहारिक है ना। ठीक है, फिर मनुष्य की जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वो है सांस्कृतिक नहीं, मनोवैज्ञानिक नहीं, सामाजिक नहीं, आर्थिक हाँ, धन कमाने की क्रिया होती ना उनमें सबसे ज़्यादा हम गणित काम में लेते हैं, और आपको पता है वैसे। नेक्स्ट देखो कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है किससे उद्देश्य से। आपने पढ़ा होगा BS ब्लूम का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो होते हैं हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं उद्देश्य, फिर उन उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए हम जो भी शिक्षण क्रिया कराते हैं वो सब क्या होते हैं हमारे अधिगम अनुभव होते हैं, और एक उसका तीसरा ध्रुव था वो क्या था हमारा मूल्यांकन। अब इन तीनों के बारे में बताओ। देखो उद्देश्य क्या क्या होता है जिसे हमें प्राप्त करना होता है वो हमारा उद्देश्य होता है, जैसे कोई चीज़ सीखनी है वो हमारा उद्देश्य है। फिर जैसे हम मान लो भिन्नों की जोड़ 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 बाकी सीखनी, तो हमारा उद्देश्य क्या हो गया भिन्नों की जोड़ जोड़ बाकी। अब भिन्नों की जोड़ बाकी को सिखाने के लिए जो भी हम SCF LCM उनके बारे में बता रहे हैं, बोर्ड पे जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सब क्या है हमारे अधिगम अनुभव है, मतलब शिक्षण क्रिया होती है वो क्या होती है अधिगम अनुभव में आती है शिक्षण क्रिया है। तो जो कुछ भी आप शिक्षण क्रिया करवा रहे हैं वो सब क्या है अधिगम अनुभव है। फिर एक ध्रुव होता है मूल्यांकन, ये इस बात की जांच करता है कि बच्चे ने जो भिन्नों की जोड़ बाकी सीखी है और सीखी है तो कितनी सीखी है। तो मूल्यांकन का संबंध किससे हो गया उद्देश्य से हो गया, क्योंकि ये इस बात की जांच करता है कि बच्चों ने
जो भिन्नों की जोड़ बाकी कुछ भी सीखा है, जो हमने उद्देश्य पहले निर्धारित कर रखा था वो कितना सीखा है, तो उसकी जांच कौन करता है, मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे हो गया, उद्देश्यों से हो गया कि उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं होती। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदांतिक परीक्षण में अंतर है, तो इन दोनों में भी किसका अंतर है भाई, उद्देश्यों का अंतर है। क्योंकि उपलब्धि परीक्षण यह हमारे जो स्कूली पैटर्न है उसमें होता है कि बच्चों को 7-8 महीने पढ़ा लिया, फिर उनके एग्जाम हो गए और फिर उनको उनके बता दिए कि इनमें 100 में से इतने नंबर आए, तो ये तो डायरेक्टली उनका क्या हो गया, उपलब्धि परीक्षण हो गया। नैदांतिक परीक्षण में क्या क्या होता है कि इसमें जांच की जाती है बच्चा के बच्चे के नंबर कम आए तो क्यों आए, जैसे उसके कोई कम आ गए, जैसे स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में से कम आ गए, तो वो उसका क्या हो गया, वीक पॉइंट हो गया। अब उस सांख्यिकी की जो मतलब त्रुटि है, मतलब जो सांख्यिकी मुझे क्या क्यों समझ नहीं आया, तो उसे दूर करने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम नैदांतिक परीक्षण करते हैं। और नैदांतिक परीक्षण से हमें ये पता लग गया कि वो सांख्यिकी में कमजोर है। अब उसे सांख्यिकी सिखानी है, तो सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाई जाएगी। तो सबसे पहले तो निदान किया जाएगा और निदान के बाद क्या होगा, उपचार होगा। यानी कि उपचार का आधार कौन है, निदान होता है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है ना, उसका आधार कौन होता है, सदैव निदानात्मक परीक्षण होता है। आगे देखो, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे सवाल होते हैं ना, उनकी विशेषताएं क्या है। तो देखो विशेषता क्या है, विश्वसनीयता, हाँ बिल्कुल सही है, जैसे बी ऑप्शन राइट है तो राइट है। वैधता, हाँ वैलिडिटी भी सही है। वस्तुनिष्ठता ये भी है, उपरोक्त सभी सारे इसमें क्या है, सही है। क्योंकि इसे आपका रवैया, आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण, जो ऑब्जेक्टिव पर्सन है उनको इफेक्ट नहीं कर सकता। अगर निबंधात्मक प्रश्न होता तब आप कह सकते थे कि भाई इसने ऐसा उदाहरण दिया है, ऐसा लिखा है, ये गलत है, जबकि ऐसा देना चाहिए। और इसमें तो यही सही है भाई, बी ऑप्शन राइट है तो राइट है, सी राइट है तो राइट है। जैसे सबसे छोटी समावेश संख्या 2 है तो 2 है, उसके अलावा कोई है नहीं ना, नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन है। और इसकी विश्वसनीयता भी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब व्यक्ति का जो मतलब परीक्षक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, योजना, बिल्कुल योजना बनाता है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, मार्गदर्शन करता है हमारा अध्यापक। शिक्षण, ये भी सही, शिक्षण अध्यापक ही तो करवाता है। बजट बनाना, ये अध्यापक से संबंधित नहीं है, बजट से अध्यापक को कोई लेना देना नहीं होता है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रेक्षित, मतलब जो आप जिन्हें आप पर्दे पर नहीं दिखा के डायरेक्टली बताते हो वो वाली नहीं, प्रेक्षित पर्दे पर प्रदर्शित करते हो वो भी नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव, जो आप बच्चों के सामने लाके उसे बताते हो कि ये देखो हकीकत में ये वास्तव में चीज़ ऐसी है, तो वो हमारी सबसे ज़्यादा क्या होती है, प्रभावशाली होती है। ठीक है, जैसे मैं आप बोर्ड पे बता रहा हूँ पासा ऐसा होता है वैसा होता है, और जबकि मैं आपको रियलिटी में पासा ला के दिखाऊँ तो वो क्या होगा, प्रभावशाली शिक्षण नहीं होगा। इसकी बजाय यहाँ पर्दे पे बताने के बजाय या फिर मैं आपको बताऊँ पासा एक ऐसा ऐसा होता है जिसमें से फलक होते हैं ऐसे, तो वो भी ठीक नहीं है। अप्रेक्षित भी ठीक नहीं है, प्रेक्षित भी ठीक नहीं है। जबकि जो प्रत्यक्ष अनुभव है हकीकत में आप देखोगे वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब संख्या 3 की घात 98 में 5 से भाग देने पर शेष रहता है। अब 3 की घात है 98, इसमें भाग देना किसको, 5 का। तो मैंने कहा 3 को ऐसे तोड़ो 5 के इर्द गिर्द। आप कहोगे ठीक है, मैं इसे 3 की घात 2 और उसकी घात कर सकता हूँ 49 बट्टा 5 करवा दो। घात पे घात होती तो घात का गुणा ही तो होता है, तो 49 को गुणा कराएंगे 2 से तो कितना मिलेगा, मैं 98 ही मिलेगा। तो ये तो सही किया आपने। 3 की घात 2 का मतलब होता है 9 और इसकी घात कितनी है 49 बट्टा 5। क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 - 1, बिल्कुल लिख सकते हो। और उसकी घात कितनी है 49, भाग देना किसका, 5 का। अब आप कहोगे 10 में तो 5 का भाग पूरा चला गया, अब भाग देना किस में, 1 में। तो आप कहोगे 1 की घात 49 बट्टा 5। हमने ये पढ़ा था भाई, जो 1 से 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है उसमें ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब -1 की घात है 49। अब माइनस की संख्या की घात अगर विषम संख्या हो, कोई भी संख्या अगर किसकी हो, नेगेटिव की हो, मतलब ऋणात्मक हो, और उसकी घात कोई विषम संख्या होगी तो हमें कैसी संख्या मिलेगी, नेगेटिव ही मिलेगी। जैसे आप देख लो भले -2 है और इसकी घात मान लो 3 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, -2 गुणा -2 गुणा -2 लिख सकते हो। अब आप करवाओ गुणा, पहले तो माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और फिर 2 गुणा 2 4, तो आप कहोगे यहाँ तो हो गया +4। अब +4 का गुणा करवाना किसी के साथ, -2 के साथ, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 गुणा 2 8 हो जाएगा। तो जब कभी भी नेगेटिव संख्या की घात विषम संख्या होती है तो हमें कैसी संख्या मिलती है, नेगेटिव संख्या ही मिलती है। तो -1 की घात 49 जो कि विषम संख्या है तो हमें क्या मिलेगी, -1 ही मिलेगा बट्टा 5।
तो अब माइनस एक तो किसी संख्या का शेषफल हो नहीं सकता, तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 5 में से घटा देंगे। तो घटाया जो हर होता है उसमें से घटा लेते हैं, तो पीछे बचा 4/5, यानी कि शेषफल कितना रहा हमारा, 4 रहा। यानी कि 3 की घात 98 में 5 का भाग देने पर हमारा शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। आगे देखो, ये हमारा सरलीकरण वाला टॉपिक, 4 माइनस 2 माइनस 9 की घात 0 प्लस 3 की घात 2 प्लस, सॉरी भाग है ना, भाग 1 प्लस 3। सबसे पहले मैंने कहा ऑर्डर है, देखो ये घात है ना, तो सबसे पहले आप सॉल्व करो किसे, ऑर्डर को। तो 4 माइनस, ये तो पीछे कितना बचा, -7 की घात 0 प्लस 3 की घात 2 मतलब 9, क्योंकि हमारा बोर्ड मास नियम यही तो कहता है, सबसे पहले कोई ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को, और फिर ब्रैकेट नहीं हो तो फिर ऑर्डर कहीं घात हो तो उसे हल करो, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर बाकी। आप कहोगे ये घात है, 3 की घात 9 हो गए, 3 की घात 2 9 हो गए, भाग 1 प्लस 3। अब ये भी करो, सबसे पहले ये भी घात है, किसी भी संख्या की घात 0 होती है ना, उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। जैसे 1 की घात 0 है तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। 10 की घात 0 है तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसकी घात 0 है, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। -7 की घात 0 मतलब 1 प्लस 9 भाग 1 प्लस 3। अब उसके बाद हमने ये देखो ब्रैकेट तो कर दिया सॉल्व और ऑफ भी कर दिया सॉल्व, अब किसको करेंगे, भाग को। तो ये रहा भाग, करो इसे सॉल्व। 4 माइनस 1 प्लस 9 में क्या, 1 का भाग 9 बार प्लस 3। उसके बाद में गुणा, गुणा यहाँ है ही नहीं, फिर जोड़, हाँ है जोड़, जोड़ो 4 और 9 कितने, सॉरी 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 और 4 16, 16 और फिर -1। अब क्या करना है, घटा, तो 16 में से गया 1, पीछे कितने बचे, 15, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। आगे देखो 10,000, तो लिखो 10,000, ये रहा 10,000। फिर 10 इकाई, तो ये रहा 10 इकाई। फिर 10 दाई यानी कि 100। ये सब बराबर है तो इन सबको जोड़ दो, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, यानी कि 10,110। कहाँ है 10,110, ये हमारा ए ऑप्शन है, 10,110। आगे लिखा है 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। सबसे पहले तो 10 दिन में हमें निकालना है मिनट। आप कहोगे पहले तो 10 दिन है, तो 10 तो दिन है, तो ये रहा 10 गुणा। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो ये बदल गई घंटों में। अब हमें चाहिए किसमें, मिनटों में, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो इन पूरे घंटों में कितने मिनट होंगे, उसे किससे गुणा करा देंगे, 60 से गुणा करा देंगे, तो ये हमारे मिल गए मिनट। यानी कि 10 दिन में इतने मिनट होते हैं, करवा दो आप गुणा। आप कहोगे पहले तो 0 को छोड़ दो, 6 से का कराओ गुणा 24 के साथ, तो 6 गुणा 24 कितने हो गए, 144। अब फिर 2 जीरो पीछे, तो लगा दो आप 2 जीरो। तो 10 दिन में कितने मिनट होते हैं, 14,400 मिनट होते हैं। कितने दिन में, 10 दिन में। अब हमें पता करना है कि इनमें से सेकंडों की संख्या 2 घंटे है, 2 घंटे। फिर 2 घंटे में सबसे पहले मिनटों में बदलेंगे, तो 2 को गुणा करवा देंगे किससे, 60 से, तो आगे मिनट। फिर 60 को गुणा करेंगे किससे, 60 से, तो किस में बदल जाएगा, सेकेंड में बदल जाएगा। तो 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 2 गुणा 60 गुणा 60, तो 60 गुणा 60, 6 संग 36 और 2 2 जीरो पीछे, तो ये हो गया 3600। अब गुणा करवाना 2 से, ये कितने हो गई, 7200। फिर 3 घंटे में, तो आप कहोगे 3 को गुणा करवा दें किससे, 36 होती, क्योंकि 60 तो आएंगे, तो कितने हो गए, 0 0 18 हंस लगी 1, 9 और 1 10, यानी कि 10,800, ये भी हमारा नहीं है। फिर 4 का गुणा करेंगे किसके साथ, 3600 के साथ, तो ये हो जाएंगे 0 का 0, 0 का 0, 4 का 24, 2 12 और 13 14, यानी कि 14,400। और हमें कितने चाहिए, 14,400 ही सही है। तो यही पूछा है कि 10 दिन में जितने मिनट है ना, उतने इनमें से किस में कितने सेकंड है, तो 4 घंटे में 14,400 सेकंड होते हैं। तो 10 दिन में जितनी मिनटों की संख्या है, उतनी की उतनी 4 घंटों में सेकंडों की संख्या होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, सी ऑप्शन राइट है। आगे देखो, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ये आपको बताना है, कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। सबसे पहले दशमलव विधि लगाओ हमारे, 24 में भाग देना किसका, 25 का, तो क्या ऑप्शन आएगा, सॉरी 24 में 25 का भाग देना था ना, 24 में 24 का दे दिया, 25 का भाग, तो देखे देखो आप 24 है, इसके अंदर भाग दे रहे हो किसका, 25 का, जाएगा नहीं, तो लगाओ पॉइंट। तो फिर पॉइंट लगाते यहाँ उधर गया 0, यानी कि 240, 240 में 25 का भाग गया 9 बार, 225। अब 225 गए, पीछे कितना बचा, 15, और 0 उतार सकते हैं हम क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। और 150 में 25 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार, तो ये हो गया 150 में से गए 150, पीछे कितना बचा 0, यानी कि 24 में दिया 25 का भाग कितनी बार गया,
0.96 बार गया, ठीक है। फिर देना है 10 में भाग किसका, 11 का। 10 में भाग देना है किसका, 11 का, बराबर क्या आएगा देखो, 10 में भाग दो आप किसका, 11 का। आप कहोगे सबसे पहले भाग गए 10 में तो जाएगा नहीं, तो लगे 10 तो गए 100, 100 में 11 का भाग 9 बार, तो ये गए 99। अब 100 में से गए 99, पीछे पीछे बचा 1, क्या 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 10 लगे तो 1 जीरो तो हम उतार सकते हैं कि अब भी जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब दूसरा जीरो उतारना है तो यहाँ 1 जीरो और आएगा, तो आपने 1 जीरो और उतार दिया, ये गए 100। अब 100 में 11 का भाग 9 बार, तो ये 99, पीछे बचा 1 और जाता जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं, हमें इतनी 2-3 अंक चाहिए, तो आप कहोगे 0.90। अब 9 लिखो तो अभी ठीक, वरना आप लिख दो, ठीक है, आगे हो सकता है किसी में और आ जाए, तो 0.909। अब भाग देना हमें किस में, 99 में भाग देना है 100 का, तो इसका तो भाग देना आसान है, नीचे 2 जीरो, तो दो अंकों के बाद लगा दो 10, तो 2 अंकों के बाद में लगा दिया हमने 10, तो 99 में 100 का भाग दे कितना आ गई, 0.99। फिर भाग देना किस में, 68 में भाग देना है 69 का, बराबर कितना आते हैं वो हमें देखना है। तो देखो आप 68 में भाग दो किसका, 69 का, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 0.0 लगा 0, 680। देखो 10 बार जाता तो 690 हो जाते, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 69 को गुणा करो 9 से 81, फिर 54 और 8 कितने हो गए, 54 और 8 62, यानी कि 621, घटा दो आप 621, पीछे बचा 9, 621 होते ना, इसी 8, 54 और 8 कितने हो गए, 62, ठीक है। फिर आप कहोगे या तो रखे 7, क्योंकि ये इसमें से गया 10 में 9, ठीक है, 7 में से गया 2, 5, ये 0, 59। अब 1 जीरो हम उतार सकते हैं। फिर 69 का भाग देना है 559 में, तो पहले ऐसे आप चित्र का सोच लो, 69 ये चित्र है, तो 7 का भाग 70 का, 7 का पाड़ा बोलो, 14, 21, फिर 28, 35, फिर आगे 42 और 48 और 56, तो मतलब 8 बार गया, तो इसको भी गुणा करो, देख लो आप 8 से गया जाता है 72, असला की 7, 48 और 7 कितने हो गए, 48 और 7 55, यानी कि 552 बिल्कुल जाएगा 8 बार, तो कितने आ गए 552 आ गए, इसे आप घटा के देख लेना भले, ये हो गए 8 और ये हो गए 8 आगे पीछे, 8 में से गए 5, पीछे बचा 3, 5 में से 5 गए 0, 38, तो ये कितनी बार गया, 0.98 बार गया। अब सबसे छोटी कौन है, भले इसे आप हटा दो, है ना, आराम से सीखोगे ऐसे हो। अब देखो इनमें करो आप तुलना, 2 अंक की लिखो भले, करो आप तुलना, आप कहोगे अब तो पॉइंट 10 को भूल एक बार, 96, 90, 99, 98, छोटा कौन है सबसे, 90, तो सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी होगी, 10/11 होगी, तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बी ऑप्शन राइट है। इनमें से कौन सही है, तो उसके लिए आपको होना चाहिए संख्या रेखा का ज्ञान, ये होती है संख्या रेखा, यहाँ होता है 0, यहाँ -1, -2, -3, ऐसे डॉट अनंत तक चलती है, फिर 1, 2, 3, इस तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा हमेशा बढ़ता क्रम मिलेगा, है ना, बढ़ता क्रम। देखो 0 से 1 बढ़ा, 1 से 2 बढ़ा, -3 से 2 बढ़ा, -2 से 1 बढ़ा, -1 से 0 बढ़ा, और 0 से 1 बढ़ा, ऐसे। और इस तरफ जाओगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, घटता क्रम ही मिलेगा। अब आप देखो इसे, और इसका तो पता आपको है ही कि ये होता है ना, इस तरफ जिस तरफ मुख खुला होता है वो वाली संख्या होती है बड़ी, और ये वाली होती है छोटी, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे, देखो -16 बड़ा है -15 से, तो -16 यहाँ कहीं आएगा और -15 यहाँ कहीं आएगा, तो इस तरफ जा रहे हो, ये कह रहा है ये बड़ा है, नहीं, बड़ा कौन है, ये है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो गया गलत। अगला देखो -16 छोटा है किससे, -20 से, आप कहोगे -20 होगा कहीं इस तरफ, -16 कहीं इस तरफ होगा, तो हम इस तरफ जा रहे हैं, तो ये तो छोटा होना चाहिए, और ये इस तरफ क्या कर रहा है, बड़े का निशान कर रहा है, ये भी गलत। -16 बड़ा है 1 से, अब माइनस संख्या इस तरफ है, 1 इस तरफ है, तो -16 इस तरफ है, और ये तो जितना इस तरफ जाओगे उतना क्या होगा, छोटा होगा, और ये क्या कर रहा है, बड़ा है, तो ये भी क्या है, गलत है। फिर है -16 छोटा है -3 से, ये बात सही है, -3 यहाँ है और -16 इस तरफ है, तो इस तरफ जा रहे हैं, छोटी होगी, घटता क्रम ही तो है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। आगे देखो, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो, तो इन सभी से विभाज्य होने वाली संख्या होती है हमारी, इनकी एलसीएम होती है, इनका एलसीएम होगा जो इन सभी से विभाज्य होगा। तो निकालो सबसे पहला एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 7 गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करके, तो 10, 12, 15 और 18,
2 इसके अंदर 2 का भाग जाएगा तो 5 बार गया, इसके अंदर 6 बार गया, 15 में नहीं जा रहा है तो एच इट इज, और 18 में गया 9 बार। अब इसमें से किसी एक में भी जा रहा है 2 का भाग तो देना चाहिए हमें, तो 5 का तो 5 और 6 में गया 3 बार, और 15 का 15 और 9 का 9 नहीं जा रहा है, उसे एच इट इज लिख दो। ठीक है, अब इनमें से किसी में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हम अगली अभाज्य संख्या जो कि कौन है 3, देखो 3 का भाग 5 में नहीं जा रहा है तो एच इट इज 3 में गया 1 बार, 15 में गया 5 बार और 9 में गया 3 बार। अब इनमें से किसी एक में भी जा रहा है 3 भाग तो हमें देना है, जा रहा है यहाँ तो देखो 5 का 5, 1 का 1, 5 का 5 और 3 में गया 1 बार। अब इनमें से किसी में नहीं जा रहा है तो फिर 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो हमारी कौन है 5, तो दिया 5 का भाग 1 बार 1 बार 1 बार और 1 बार, तो हमें चाहिए इनका एलसीएम। तो इन सब का करवा दो गुणा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो करो 5 3 15, 15 3 45, 45 दुआ 90, 90 दुआ 180, तो एलसीएम तो कौन आ गया 180 आ गया। तो एलसीएम तो कहीं है ही नहीं, तो आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में कहीं कि अगर कोई संख्या उसको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, मतलब इसे क्या पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो उसे गुणा 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 करो संख्या, तो आप कहोगे 180 गुणा 1 कितने हो गए 180, 180 गुणा 2 कितने हो गए भाई, है तो इसी गुणा भाई, इसका जो गुणा होगा ना उसमें इन सब का भाग जाएगा, सीधी सी बात है। तो यही पूछा है एक ऐसी संख्या बताओ जिनमें इन सब का भाग जाता है, तो 180 में तो जाएगा जाएगा क्योंकि ये तो इनका क्या है एलसीएम है। फिर जो 180 का गुणज होगा ना उसमें भी इन सब का भाग जाएगा, तो 180 गुणा 1 180, 180 गुणा 2 360, फिर 180 गुणा 3 कितने हो गए 540, फिर 180 गुणा 4 कितने हो गए कितने हो गए 720, फिर 180 गुणा 5 कितने हो गई 900। तो ऐसे इन सबको आपको चेक करना है, ऐसे आप करते जाना 180 गुणा से। अब इनमें से जो ऑप्शन इसमें मिलेगा वो हमारा राइट हो जाएगा, पहले मिलेगा वो वाला, और वो संख्या होनी भी क्या चाहिए हमारी पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। तो आपको इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा मिला है 900 मिल रहा है, और 900 इसका 5वां गुणज है, मतलब तो अगर 180 में इन सब का भाग जाता है तो 900 में भी इन सब का भाग जाएगा, और 900 ही एक छोटी संख्या सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें सबका भाग जाता है और एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा 900 हमारा राइट हो गया। आगे देखो इनको करना है हल, ये यहाँ कुछ भी नहीं है ना, टाइपिंग इश्यू है। आप कहोगे 256, इसकी घात कितनी है 0.1 से गुणा 16 की घात कितनी है 0.18। आप कहोगे सर यहाँ 16 है तो क्या मैं इसे भी 16 में बदल सकता हूँ, हाँ बदल सकते हो, क्योंकि 16 का वर्ग होता है तो इसे मैं 16 की घात 2 लिख सकता हूँ, और इस पूरे की घात 0.1 से गुणा 16 की घात 0.18। घात पे घात होती है, घात का हो जाता है गुणा, तो 2 गुणा 0.1 से, मतलब आप ऐसा मानो 16 है तो 16 को 2 से गुणा करेंगे 32, अब 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो ये लगा दिए पॉइंट या दशमलव, ठीक है, इंटू 16 की घात है 0.18। अब गुणों में हो आधार समान हो तो घातें क्या होती है जुड़ती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि a की घात m गुणा a की घात n हो, आधार समान n गुणों में है तो घात तो जुड़ी, यानी a की घात m प्लस n हो जी। तो 16 की घात क्या हो जाएगी हमारी 0 प्लस 32 0.32 प्लस 0.18, जोड़ो इनको, तो आप कहोगे इन सबको जोड़ा तो देखो 8 और 2 और 8 कितने हो गए 10, असल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 दशमलव का दशमलव 0 यानी 0.50। क्या मैं इसे सरल कर सकता हूँ, आपको यहाँ कर सकते हो, दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे भी 2 0, 1 0 से 1 0, 5 का भाग 1 बार और 10 में 2 बार, यानी कि 16 की घात कितनी आ गई 1/2 आ गई। यहाँ कहीं है नहीं है, क्या 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 2, ऑब्वियसली लिख सकते हो, और इसकी घात 1/2, घात पे घात होती है तो घात का हो जाता है गुणा, यानी 4 की घात 2 और उसकी घात 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, पीछे बचा 4 की घात 1 और उसका मतलब हो गया 4। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ये ऑप्शन राइट है। आगे देखो दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, अब ये सरल अनुपात है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके गुणों में कुछ ऐसी संख्या रही होगी जो आपस में समान होने के कारण कट गई और उनका क्या निकल गया सरल अनुपात निकल गया। तो हमारी जो पहली संख्या है वो कौन है 3x है, पहली संख्या हमारी कौन है 3x है, और दूसरी संख्या हमारी कौन है, दूसरी संख्या वो हमारी कौन है भाई 4x है। जैसे आपको पूछे 6/9 का लेना है अनुपात, तो ये तो एक अनुपात, अगर आप इन दोनों संख्याओं को सरल अनुपात बनना, आप कहोगे इसमें इसकी 2 का जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है इसमें 2 का जा रहा है, तो सॉरी 2 का जा रहा है इसमें 2 का नहीं जा रहा है, तो 2 के बाद अगली संख्या से देखेंगे तो 3 से कट रहा है क्या जा रहा है,
इसमें 3 का गया 2 बार, इसमें गया 3 बार, तो इसका सरल अनुपात कौन आया? 2/3 है। अगर इस सरल अनुपात में मुझे ये संख्या चाहिए तो उसे मैं मानूंगा यहाँ कोई संख्या थी और बराबर थी, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, तब करो गुणा 6 और ये हो गए 9। तो ये कौन था? 3 था, 4 था, 2 था, 5 था, हमें पता नहीं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या मान लिया? x मान लिया। तो हमें पहली संख्या चाहिए तो वो क्या होगी? 3x होगी, और दूसरी संख्या चाहिए तो वो कौन होगी? 4x होगी। ठीक है, तथा इनका एलसीएम दिया हमें, इनका दिया हमें एलसीएम, कितना दिया है? 84। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमने एक पर में पढ़ा था, पढ़ा था क्या होता है पर में? वो हमने पढ़ा था ये कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है ना, दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है सदैव किसके भाई? एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो आप कहोगे दो संख्या है तो मुझे पता है 3 गुणा एक्स पहली और दूसरी है 4 गुणा एक्स। अब इनका गुणनफल किसके बराबर करना है? एचसीएफ और एलसीएम के। आप कहोगे एचसीएफ तो मुझे पता नहीं, लेकिन एलसीएम तो प्रश्न में दिया है, कितना है? 84 दिया है। तो एलसीएम कौन होगा? एचसीएफ कौन होगा? जो कटाए हुई, तो कटा एक्स है, और आप ऐसे भी देख लो भाई इसके गुणनखंड ये इसके ये, तो एचसीएफ वही होता है जो सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो। तो उभयनिष्ठ कौन है? एक्स है, तो इसका एचसीएफ कौन हो गया? एक्स हो गया। अब आपको सर एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, दोनों तरफ समान राशि होती है तो कट जाती है, तो पीछे बचा यहाँ पे 3 गुणा एक्स गुणा 4 बराबर 84। हमें चाहिए x का मान, तो इन दोनों को भेज देंगे उस तरफ, तो और चले जाएंगे किसमें? भाग में। तो 3 गुणा 4, क्योंकि इस तरफ है गुणों में, तो बराबर के उस तरफ जाएंगे तो भाग में। अब काटो, आपका कोई 4 का भाग इसमें 1 बार, और 84 में 8 में 2 बार और 4 में 1 बार, 21 बार। तो आप कहोगे x बराबर 21/3, यानी x बराबर 21 में भाग दिया 3 का, कितनी बार गया? 7 बार। तो x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। हमें x का मान नहीं पूछा है, हमें पूछी वो संख्या है। तो अब x का मान रखो इसमें 7, 3 गुणा 7 कितने हो गए? 21, और 4 गुणा 7 कितने हो गए? 28। और इसमें कहा है इनमें से जो बड़ी संख्या होगी वो कौन है? 21 बड़ा है या 28 बड़ा है? 28 बड़ा है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। आगे देखो कि इनका लघुत्तम समापवर्ती क्या है, यानी कि 1/3, 2/9 और 5/6, 4/27 का पूछा है हमें, क्या कहा? एलसीएम पूछा है। और मैंने कहा भिन्नों का अगर एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो अंश का तो वही लेना है जो पूछा है, तो यानी कि अंशों का तो लेना है क्या? एलसीएम। और भाग में कौन आएगा? हरों का एचसीएफ, इसका उल्टा हरों का एचसीएफ। निकालो अंश कौन है कि 1, 2, 5 और 4, इसका तो निकालना है क्या? एलसीएम। कैसे निकालोगे? एक साथ गुणनखंड करके, यानी 1, 2, 5, 4 करो। 2 का भाग जा रहा है तो 1 बार गया, 5 में जा रहा है एज इट इज, 4 में गया 2 बार, इसमें से 1 में जा रहा है 2, तो 1, 1, 5 और 1 बार। अब इसमें जा रहा है सीधा 5 का, किसी और का नहीं जाएगा, तो ये 1, 1, 1, यानी कि जो हमारा एलसीएम है वो कितना आ गया? इन सब का गुणा 2 गुणा 2 4, और 4 गुणा 5 कितने हो गए? 20। तो एलसीएम तो हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। जो अंशों का एलसीएम तो कितना आ गया? 20। अब निकालना हरों का एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हमें हर घर कौन है? 9, 9, 6 और 27, इनका निकालना है एचसीएफ। अब कैसे निकालते हैं एचसीएफ? अलग अलग गुणनखंड करके। आप कहोगे 3 का, तो 3 का तो एक ही होगा 3। 9 का, तो 9 के अंदर 3 का जाएगा 3 बार और 3 का गया 1 बार। फिर 6 का, 6 के अंदर 2 का भाग गया 3 बार और 3 का गया 1 बार। फिर 27, ये सब आपको सिखाए हुए ना। 3 का गया कितनी बार? 9 बार, और 3 का गया 3 बार और 3 का गया 1 बार। तब आप कहोगे जो 3 का गुणनखंड है वो तो है 3। 6 का है वो कौन है? 2 गुणा 3। और फिर कौन है? 9 है, 9 का है 3 गुणा 3। और 27 है, 27 का है 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो इसमें कौन है कॉमन? आपके 3 यही है, यही है, यही है, तीनों में। अब 2 यहाँ है लेकिन ऊपर नीचे नहीं है, तो 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। जो पैर बन रहा है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तब आप कहोगे जो इसका एचसीएफ निकला है, जो हरों का एचसीएफ है वो कौन है? 3 है। तो हरों का एचसीएफ निकाला 3। तो इस जो भिन्न दिए ना, इसका जो एलसीएम होगा वो कौन होगा? 20/3 होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? सी ऑप्शन राइट है। आगे पूछा है 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। हमें पता नहीं 3 संख्या ए, बी और सी है, इनका औसत 7 है। तो औसत कैसे निकालते हैं? कि राशियों का योग बट्टा उनकी संख्या। तो राशियों का योग मतलब तीनों को जोड़ो, उनकी संख्या कितनी? 3, तो बट्टा 3 बराबर औसत दिया है 7। ये औसत होता है, और औसत कितना दिया है? 7 दिया है। अब 3 इस तरफ है भाग में, तो उस तरफ जाएंगे तो गुणा में, यानी कि a + b + c बराबर 7 गुणा 3, यानी a + b + c बराबर 21। तो a + b + c का मान तो आ गया 21। और प्रश्न में दिया है कि पहली दो संख्याओं का योग औसत कितना है? 2 है। एक बात और दी है कि पहली दो संख्या है, यानी कि a और b का जो औसत है वो कितना दिया है प्रश्न में? वो हमारा प्रश्न में दिया है 4, यानी कि a + b/2 राशियों का योग बटा उनकी संख्या, वही होता है हमारा औसत, और वो दिया है 4।
दो इस तरफ भाग में, तो उस तरफ जाएंगे तो गुणा में, यानी कि a प्लस बी बराबर 4 गुणा 2, यानी कि जो a प्लस बी का मान है वो कितना आ गया, 8 आ गया। अब जो a प्लस बी का मान 8 है वो हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना। रखो a प्लस बी की जगह पर रख दो 8, और प्लस c है तो c बराबर 21, हमें चाहिए c का मान, तो 21 माइनस 8, यानी कि c बराबर कितने हो गए, 21 में से गया 8 13। तो हमारी जो तीसरी संख्या होगी वो हमें पूछा है c है और उसका मान कितना है, 13 है, और ऑप्शन कौन सा राइट है, बी ऑप्शन राइट है। अगला देखो, मोहन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और इसे 3,48,000 में बेच दी, तो कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, यानी हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। और मैंने आपको सूत्र लेके आया था लाभ प्रतिशत का, क्या होता है कि सर लाभ बट्टा लाभ या हानि हमेशा होती किस पे है, क्रय मूल्य पे। तो यहाँ हमेशा कौन आएगा, क्रय मूल्य। अब प्रतिशत निकालना है तो किससे, प्रतिशत को लाना है तो किससे गुणा करवाना है, 100 से गुणा करवाना है। तो आप कहोगे सबसे पहले लाभ, लाभ कितना है बताओ, 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेची, तो लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पढ़ा है हमने, फॉर्मूले से करो तो कर दो, और डायरेक्ट अप्रोच के वैसे तो लाभ 3,48,000 में से घटाना किसे, 2,50,000 को, और घटा दो, बाकी करने की जरूरत नहीं, वैसे ऐसे ही देखो 3,48,000 यानी कि मतलब 3,50,000, तो लाख दो कम है तो 2 कम कर दो, लाख में से पीछे कितना बचा, 98,000। तो जो हमारा 98,000 लाभ होगा वो कितना है, 98,000, तो ये रहा लाभ 98,000, ठीक है। बटा क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदी, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य, और ये हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य। लाभ ऐसे ही करते ज्ञात, लाभ में क्या क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है। ऐसे हमने कर दिया लाभ ज्ञात, ये रहा लाभ। क्रय मूल्य कितना है, 2,50,000, तो लिखो 2,50,000, गुणा करवाना किससे, 100 से, तो 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, आपको ऊपर बचा 980, और इसमें भाग देना किसका, 25 का, तो दे दो आप 980 में भाग किसका, 25 का, तो आप कहोगे 9 में जाएगा नहीं, तो 2 अंक यानी कि 98। अब इसमें गया 25 का भाग 3 बार, तो कितने बैठे 75, घटाओ कितना बचे 3 और 2 23, उतार दिया 0, 230 में 25 का भाग कितनी बार गया, 9 बार, और 225 पीछे कितना बचा 5, नहीं जा रहा है तो लगा दिया 50, कितनी बार गया 2 बार। तो जो हमारा जो लाभ प्रतिशत है वो आया 39.2%। कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। ऐसे इन प्रश्नों को हल करना होता है कि 144 पेन बेचने पर, ये तो हमारा 144 क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। इतने पेनों को बेचा, मतलब 1 रुपये की एक पेन मान लो, और राम को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी कि उसको हानि कितनी हुई, 6 रुपये की हानि हुई। अगर आपको पूछे कितने में खरीदी, पहले तो आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे होगा, पहले ये पता मेरे को कि 144 में उसने बेची, 6 रुपये की हानि हुई, इसका मतलब जो क्रय मूल्य होगा ना वो क्या होगा कि सर विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य में आप हानि को जोड़ दो, हमें मिल जाए क्रय मूल्य, यानी 144 प्लस क्या होता है 6, यानी कि 150। उसने भाई 150 में खरीदी, फिर 6 रुपये का उसे हो गया घाटा, तो उसने कितने में बेच दी, घाटा हुआ 6 का, तो कितने में बेची फिर 144 में, तो एकदम सही 144 में बेची। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो कौन है, वो है 150। अब पूछा क्या हमें हानि प्रतिशत, तो कैसे ज्ञात करते हैं हम हानि प्रतिशत, इसका फॉर्मूला होता है कि हानि बटा हानि हो या लाभ हो, होती है हमेशा किस पे, क्रय मूल्य पे, और प्रतिशत लाना है, ये सारे प्रतिशत है ना, तो किससे गुणा करवाना है, 6 से गुणा करवाना है। हानि कितनी हुई, 6 की हानि हुई, किस पे हुई, 150 पे हुई, गुणा 100, फॉर्मूले में रख दो इन दोनों के मान। ये रहा हानि कितनी 6, और क्रय मूल्य हमने कर दिया फाइंड आउट, कितना 150। अब आप इसको काटो, आपको इसके अंदर 3 का भाग 2 बार और इसके अंदर 50 बार, 50 का भाग 100 में 2 बार, तो 2 गुणा 2 यानी कितने आ गए 4%। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, डी ऑप्शन राइट है। आगे देखो कि साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10% का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। माना धन हमें पता नहीं, माना धन है वो हमारा क्या है, x है, ये हमने माना है, ठीक है। अब ब्याज दिया है, तो क्या होता है साधारण ब्याज, पहले बताओ ये साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमें ये कहा प्रश्न में कि जो साधारण ब्याज है वो उस धन का कितना है, 2/5 है, तो 2/5 है किसका है, धन का, तो 2/5 गुणा है धन का। अब कोई संख्या का कहे कि 1 का 2 बटा, तो 1 का 1/2 है, या 1 का 3/4 है, या फिर 1 का 5/2 है, ऐसे ही कि संख्या का पूछे ना धन का, तो का मतलब होता है गुणा धन x, तो x का 2/5, तो 2/5 ऑफ x, या इसको जैसे प्रश्न पढ़ रहे हैं वैसे ही लिख दो भले ऐसे हो कि x का मतलब गुणा 2/5,
धन का 2/5 गुणा है, ठीक है। अब साधारण ब्याज होता क्या है हमारा कि सर मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100 बराबर क्या है, प्रश्न में दिया है कि उस धन का 2/5 के बराबर है। धन हमें पता नहीं, मूलधन क्या है x है, समय कितना है 10 वर्ष है, दर हमें ज्ञात करनी है तो दर की जगह दर बट्टा 100 बराबर कितना है x गुणा 2/5। आप कहोगे सर x है तो x कैंसिल आउट, फिर 10 का भाग 10 में एक बार और 100 में 10 बार, तो आप कहोगे सर पीछे बचा दर, ऊपर एक बचा दर, दर गुणा एक दर बट्टा नीचे बचा 10 बराबर कौन है 2/5 के बराबर है। 10 इस तरफ भाग में उस तरफ जाएगा तो गुणा में, आप कहोगे दर बराबर 2/5 गुणा 10, यानी कि 5 का भाग एक बार 5 में और 10 में 2 बार, यानी कि 2 गुणा 2 कितने आ गए 4%। जो उसकी दर होगी वो कितनी होगी 4% होगी, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है राइट है। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर, दर हमें दी कितनी 12 और साल में दिए तो वार्षिक है, तो समय भी हमें किस में लेना है वर्षों में लेना है। तो 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, हमें वर्ष पूछा है। सबसे पहले साधारण ब्याज हमें दिया है, देखो साधारण ब्याज कितना दिया है हमें, साधारण ब्याज वो दिया है 1080। होता है क्या है साधारण ब्याज, मूलधन इंटू दर इंटू समय और बट्टा 100 बराबर क्या होगा 1080। अब बताओ मूलधन कितना है 3000 है, ये लो सा 3000, दर हमें दी हुई है 12%, ठीक है। समय हमें पूछा है तो समय की जगह आप समय ही रखो, बट्टा 100 बराबर कितना है 1080। आप कहोगे 10 से 10 10 से 10, यहाँ बचा 30 और 12, तो 30 गुणा 12 गुणा समय बराबर कितना है 1080। हमें चाहिए समय, तो इसको भेज दो आप उस तरफ भाग में, तो आप कहोगे समय बराबर 1080 बट्टा 30 गुणा 12। अब इसको आप काटो, आप कहोगे 10 से तो 10 कैंसिल आउट, यानी ऊपर बचे 108 और नीचे बचा 3 गुणा 12। तब आप कहोगे सर 3 का भाग 3 में तो एक बार, और इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार और 6 36 बार। अब पीछे बचा 36 बट्टा 12, यानी 36 में 12 का भाग 3 बार, तो समय आ गया 3 वर्ष। और डायरेक्टली ऐसे भी आप काट सकते थे ना, तो 12 का भाग इसमें कितनी बार जाता 9 बार जाता, और नीचे कितने बचे 3, 3 के अंदर 9 के अंदर 3 का भाग 3 बार, फिर 12 में 12 का भाग एक बार और 108 में 9 बार, तो ऊपर बच गए 9 और नीचे रह गए 3, तो 9/3 कितने आ जाते 3 आ जाते। तो हमारा जो समय है वो कितना है 3 वर्ष है। तो इस प्रकार ये हमने 2015 का प्रश्न पत्र देख लिया है। तो कितना आसान था, हमने जो पढ़ा है उसी में से तो आया है, जो हमने थ्योरी पढ़ी है, जितना हमने कंटेंट पढ़ा है उसमें से बाहर एक भी प्रश्न नहीं गया है। और उम्मीद है आने वाले प्रश्न पत्र में भी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हमने पढ़ा नहीं। भाई देखो डाटा की तो कोई कह नहीं सकता, डाटा तो इधर उधर होगा ही होगा, लेकिन जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उनमें से बाहर कोई नहीं आएगा। डाटा तो हर जगह सेंस होता ही है। तो धन्यवाद आप सभी का।